गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग शुरू करते हैं आज का डेली डोज। तो आज के डेली डोज में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं। किस भारतीय पहलवान ने सबसे कम उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सोनम मलिक ने। ठीक है, सोनम मलिक ने। नीचे चूँकि लिखा हुआ ही है जवाब, 1 2 3 4 8 तक के क्वेश्चन है इसमें, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं या आपके पास पेपर आता है तो वहाँ से सीधे देख लें। विश्व आवाज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है मानस ऐप। ठीक है, चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर काकरला सुब्बाराव, जिनका हाल ही में निधन हुआ, को किस नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है? तो देखिए, इनको जो मिला था वो मिला था पद्मश्री। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बशर्ते ये नहीं कि एकदम से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो है। लेकिन एक आध हर क्वेश्चन को समेटने के लिए मत बैठिए। सत्र 2020-21 में पिछले साल की तुलना में विदेशी निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये कमी दर्ज की गई है 6.66% की। आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन के ऊपर में देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी अप्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो वृद्धि दर्ज की गई है छठे का, वो देखेंगे, ये है 12%। ठीक है ना, यहाँ उत्तर दिया हुआ है तो मैं अलग से नहीं लिखूँगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखें। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क रिपोर्ट किस क्षेत्र के लिए है? तो ये है जलवायु के लिए। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ही लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है ना, तो ये देखें, हमने 8 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो कोई इच्छा चाहे तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें। और चलिए मैं आगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस को देखता हूँ। रंगों से जुड़े हुए कुछ सवाल जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। नीला जो है समुद्र का रंग क्यों होता है? ये 40वां बीपीएससी का है। चलिए मैं सारा क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, आगे तो लिखा ही हुआ है। तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीले रंग का दिखता है। दूसरा हम लोग देखते हैं। बैंगनी किस रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है? बैंगनी एक वो टॉपिक है। किस रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो है तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब पीला के ऊपर में क्वेश्चन आया था। विरंजक किस रंग का होता है? तो विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। और लाल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ब्रोमीन किस रंग का द्रव होता है? तो ब्रोमीन जो है वो लाल रंग का होता है ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो चलिए ये सब क्वेश्चंस हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आज के नॉलेज को देख लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी का निधन 17 अप्रैल 2013 को हुआ था। इनके अलावा अब तक किसी भी महिला को चुनाव आयोग में जगह नहीं मिली है। रमा देवी इस पद पर 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रही थी। वे कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी थी। राज्यपाल के पद पर वे 26 जुलाई 1997 से 2 दिसंबर 1999 तक रही थी। और एक और देख लेते हैं। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। वे राष्ट्रपति के पद पर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक और देख लेते हैं। 17 अप्रैल 1900 को जन्मे विनोदानंद झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे इस पद पर 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहे। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब हम लोग देखते हैं न्यायिक सेवाओं में महिलाओं की स्थिति। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं भी सीजेआई बने। उल्लेखनीय है कि जितनी भी महिलाएं राज्य और देश में जज बनी हैं, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट और बिहार के हाई कोर्ट के बारे में हम लोग कुछ इतिहास के बारे में देखते हैं। बिहार में पहली महिला न्यायाधीश
तो ये 43 साल बाद आज़ादी के कोई महिला जज पटना हाईकोर्ट तक पहुंची थी। महिला मुख्य न्यायाधीश रही है ना, एक महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं पटना हाईकोर्ट में। अब तक वर्ष 1916 से अब तक 42 पुरुष काबिज रहे हैं इस पद पर। 0 महिला जज हैं पटना हाईकोर्ट में मौजूद समय में। 21 जजों में सभी पुरुष हैं। 8 महिलाएं ही रिटायर्ड जज हैं, 243 जजों में से हैं। रेखा एम दोषित 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थीं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग देश में महिला जज की बात करते हैं। तो 42 साल बाद कोई महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। पहला एक महिला जज है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि मुख्य न्यायाधीश समेत 28 पुरुष जज हैं। 0 महिलाएं मुख्य न्यायाधीश रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। मौजूदा समय तक 47 पुरुष ही रहे हैं इस पद पर। 7 महिला जज रिटायर हो चुकी हैं अब तक। सोर्स पटना हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर के एक डीप कंसर्न जाहिर किया गया है इस एडिटोरियल में। अगर आप मेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलने की इसमें उम्मीद नहीं है। वो बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं है ये। जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से बीपीएससी के लिए मिल सकते हैं। तो ये ठीक ठाक एडिटोरियल है, इसको आप देख सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पर वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। बाकी मेरी तो मजबूरी है कि मैं कम से कम इसको 10-12 मिनट तक खींचूं, तो मैं इसको 10-12 मिनट तक कंटिन्यू रखूंगा। तो आपको इच्छा है तो आप यहीं पर वीडियो को क्विट कर दें। अभी जेफ बेजोस ने सफलता के 2 सूत्र दिए हैं। कहा, उपभोग से ज़्यादा पैदा करना सीखें। 21वीं सदी में समय ही सबसे बड़ी पूंजी होगी। इसमें और बाकी चीज़ें तो चलिए काम की है या नहीं है तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए जो काम की है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो खास बात ये है हमारे करंट अफेयर्स के लिए कि एक तो सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को माने तो अमेजन के संस्थापक जो 57 साल के जेफ बेजोस हैं, उन्होंने CEO का पद जो है गुरुवार को वो उन्होंने क्विट कर दिया और अब नए CEO हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, एंडी जेसी, ठीक है ना। तो अब जो है अमेज़न के नए CEO कौन है, तो एंडी जेसी हैं। तो ये हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में आपको पूछने को आ जाए, और कंफ्यूज करने के लिए तो जाहिर सी बात है वो बीच में देगा ही, ऊपर में जेफ बेजोस, नीचे में एंडी जेसी। तो भाई इसमें गलती नहीं करनी है। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने प्रत्यार्पण पर लगाई मुहर, और नीरव मोदी को जो है वो भारत लाया जाएगा, इस तरह की बातें हैं। तो इस तरह की बातें बहुत काम की नहीं है, क्योंकि उम्मीद बहुत कम है कि इसको लाया जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें पढ़ने की ही नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। देखिए, और भी कई खबरें हैं, जैसे चीन ने चौंकाया, GDP ग्रोथ 18% से ऊपर। जाहिर सी बात है चीन ने जो है इस महामारी को बहुत तरीके से काबू में कर लिया है, और इसमें जो चीन ने किया है उन्होंने अपनी पारंपरिक दवाइयों का इसमें अच्छा इस्तेमाल किया है। तो हम देख रहे हैं कि जो पारंपरिक दवाएं हैं वो कोरोना के समय में अच्छा विकल्प हो सकती हैं, पर पता नहीं है कि हम लोग एलोपैथ के प्रति इतना क्यों दीवानगी दिखा रहे हैं। तो अब चलिए, अब थोड़ा सा डिस्कशन जो है द हिंदू की कर लेते हैं। द हिंदू के आर्टिकल्स की कर लेते हैं। न्यूज़ वगैरह तो कमो बेश सब एक जैसी रहती है। जैसे कोरोना ने बहुत कहर ढाया है, और कोरोना को लेकर के कई जगहों पर बहुत ज़्यादा मौतें देखने को मिल रही है। शमशान में भी वेटिंग चल रही है। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कुछ बढ़िया आर्टिकल्स के ऊपर में। एक जो आर्टिकल है वो चाइना जापान को लेकर के है, और न्यू कोल्ड वार को लेकर के, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा डिस्कशंस के ऊपर में कर लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार में क्या हुआ था कि रूस और अमेरिका, उसकी सेना हमेशा तैयार रहती थी युद्ध के लिए, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ। इसका एक कारण भी था। उसका कारण था कि दोनों देश जानते थे कि युद्ध हुआ तो हम दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की बात थी। लेकिन अब जो है वो यूएसए और रसा USSR का ज़माना नहीं रहा। अब क्या हो गया है, अब एक नया इरा शुरुआत हुआ है। वो नया इरा क्या है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड में USA जो है वो मेन पावर है, और उसके अपोजिट जो खड़ा हो चुका है, USA के अपोजिट जो खड़ा हो चुका है वो चाइना खड़ा हो चुका है। तो अब जो है असल जो कोल्ड वार की स्थिति है वो USA और चाइना में बन रही है।
और चाइना जो है वो एलाई कंट्री हो गया है रसिया का, ठीक है। तो चाइना और रसिया जो है वो एलाई कंट्री हो चुकी है। तो ये दोनों देश मिल के यूएसए को काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। और यूएसए जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए खासकर वो क्वाड को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। हम जानते हैं क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। तो इसके ऊपर में एक आर्टिकल इसके ऊपर में बेस्ड है। तो आर्टिकल का लबो-लुआब ये था। और बाकी एक चीज़ और जो ख़ास चीज़ है जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि चाइना और जापान में ऐतिहासिक जो है वो दुश्मनी रही है, ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। हम लोग जानते हैं कि जापान जो उस समय एक बहुत बड़ी पावर था, उसने चाइना के ऊपर अटैक किया और चाइना के ऊपर अटैक करने के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ मास्करे किए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा। तो इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने मैस्करे किया जापान ने चाइना में कि चाइना जो है आज तक उस चीज़ को भूल नहीं पाया है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि चाइना और जापान जो है ना उसके बिजनेस टाइज बहुत बेहतरीन है। चाइना ने 20% इम्पोर्ट किया, जापान ने 24% इम्पोर्ट किया जापान से 2019-20 में, और एक्सपोर्ट किया चाइना को 19%, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके मजबूत जो है बिजनेस रिलेशंस हो गए हैं चाइना और जापान के, और दुश्मनी और बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्या है बैकफुट पे है। हम जानते हैं कि जापान का विवाद है चाइना से लेके सेनकाकू आइलैंड को लेके जो है विवाद है, ठीक है। लेकिन अब इस विवाद से बढ़िया जो है जापान को ये लगता है कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज जो है वो मेंटेन रखें। तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, जो लोग PSIR जिनका ऑप्शनल होगा वो इस चीज़ को ध्यान से सुने कि जो जापान है वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्भर होता है अमेरिका के ऊपर में, और जो अपनी प्रोस्पेरिटी यानी कि अपनी अच्छे रहन सहन के लिए वो डिपेंड हो रहा है चाइना के ऊपर में। तो ये बेसिक थे, ये PSIR का टॉपिक था। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये काफ़ी काम आएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के है SDG गोल्स, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के भारत सरकार ने कुछ अपनी योजनाएं बनाई थी। तो उसमें क्या था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की प्रोग्रेस को लेके उन्होंने काफ़ी कुछ अपना उनका एजेंडा था। लेकिन अब वो एजेंडा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि महामारी के कारण, पेंडेमिक आने के कारण जो है चीज़ें हैं वो पीछे चली गई है। और 2030 तक जो है जो लक्ष्य हासिल कर लेना था वो लक्ष्य अब हासिल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम अपने सिस्टम को और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और आपको लगता है कि नहीं ये उतना बढ़िया नहीं है तो डिसलाइक करिए, तो मुझे पता चल जाएगा। तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।